हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलेटन क्यूब प्रॉब्लम्स। ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है बेटा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व्ड एग्जांपल भी है इसके बेसिस पे, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और हो सकती है। मैं हर तरह की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये सॉलिड क्यूब नहीं है, ये एक स्केलेटन क्यूब है। ये 12 वायर्स 12 वायर्स को लेके हमने क्यूब बनाया। हर एक वायर की रेजिस्टेंस बराबर है। लेट अस से हर एक वायर की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर ईच। वी आर सपोज टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल क्यूब। We are supposed to determine equivalent resistance of the whole cube. Let us say that equivalent resistance is equal to R. तो हमें R की वैल्यू डिटरमिन करनी है। हमें क्या गिवन है, हर एक वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल r, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसमें शायद ये गिवन है कि स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकती है, बट सभी वायर्स की रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो मैं जनरल लेके चल रहा हूं। अगर हर एक वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसकी भी सभी की रेजिस्टेंस स्मॉल आर ईच है, वी आर सपोज टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करने जा रहे हैं अक्रॉस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। अक्रॉस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट एच हो सकता है, पॉइंट बी और पॉइंट ई हो सकता है, पॉइंट एफ और सी हो सकता है, डी और जी हो सकता है। तो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इस क्यूब की, वो हम डिटरमिन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिटरमिन करेंगे डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ वन फेस, फिर ऑफ वन एज, और फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बीच से एक वायर मिसिंग हो, 12 वायर्स की जगह 11 वायर्स हो। तो मैं ये 2-3 प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई, उसके बाद इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां से अगर कुछ करंट एंटर करेगा, तो यहां से जो करंट एंटर करेगा बेटा वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज यहां से करंट आई एंटर कर रहा है, तो ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। क्योंकि करंट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी एक पॉइंट से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां कम करंट फ्लो करेगा, जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यहां तीनों पाथ पे इसको बराबर रेजिस्टेंस एनकाउंटर करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, इसलिए तीनों पाथ पे करंट बराबर फ्लो करेगा। कैसे, अगर आप देखें टारगेट है इस करंट का पॉइंट ए से लेके एच तक पहुंचना। ये 3 हिस्सों में बटा। पहला हिस्सा ये एक लेंथ ट्रेवल करने के बाद पॉइंट बी पे पहुंचा। पॉइंट बी एच का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है किसी एक फेस पे, इस फेस के ऊपर ये इसका डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है कि नहीं। उसके बाद दूसरा करंट जो है वो ए से एक लेंथ ट्रेवल करने के बाद रेजिस्टेंस आर फेस करने के बाद ये कहां पहुंचा, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी किसी दूसरे फेस पे, ये देखिए जो सामने वाला फेस है, किसी दूसरे फेस का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है। जो तीसरा करंट है वो एक लेंथ ट्रेवल करने के बाद कहां पहुंचा, पॉइंट एफ पे। पॉइंट एफ किसी तीसरे फेस पे डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है एच का। तो तीनों करंट जैसे ही एक लेंथ ट्रेवल करके आगे चलते हैं, इनको एक जैसा पाथ ट्रेवल करना है पॉइंट एच तक पहुंचने के लिए। जब इनको एक जैसा पाथ ट्रेवल करना है मतलब एक जैसे रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेंगे, तो पक्की बात है ये तीनों करंट बराबर होंगे। अगर मैं टोटल करंट को नाम दूं आई, तो तीनों क्या हो जाने चाहिए, I/3, I/3 एंड I/3, राइट। अब ये जो तीनों है आगे चल के ये भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये करंट भी यहां आके जंक्शन एफ पे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये करंट भी जंक्शन बी पे आके 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये हर एक करंट, तीनों करंट आगे चल के 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि जैसे जंक्शन डी पे जो करंट पहुंचा ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए इसको बराबर ट्रेवल करना है, एच तक आने के लिए 2 लेंथ ट्रेवल करनी है, इस करंट को भी 2 लेंथ ट्रेवल करनी है, इसको भी 2 साइड्स ट्रेवल करनी है, 2 लेंथ, ठीक है। तो पक्की बात है ये भी बराबर होगा। वैसे ही बाकी सबको देख सकते हो, यहां पहुंच के बी से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको भी 2 लेंथ ट्रेवल करेगा तो एच पे पहुंचेगा, ये भी 2 लेंथ ट्रेवल करेगा तो एच पे पहुंचेगा। तो पक्की बात है ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है फर्दर 2 पार्ट्स में, ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए।
तो अगर टोटल करंट I है, ये भी I/3, ये भी I/3, ये भी I/3, ये I/3 आगे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये I/6, ये I/6, वैसे ही हर एक दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हो जाएगा I/6, I/6। ठीक है, तो मैंने ये यहां फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन करंट्स को I और I कंसिडर करते हैं। तो पक्की बात है ये कितना होगा 2I, ये भी कितना होना चाहिए 2I, ये भी कितना होगा 2I। तो टोटल करंट को नाम दे देते हैं हम 6I। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2I 2I 2I, तीनों इक्वल हैं। ये 2I आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया I एंड I, ये 2I भी यहां आके जंक्शन B पे I और I में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 2I भी जंक्शन F पर आके दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा I एंड I। अब ये I और ये I जंक्शन E पे मीट करेंगे, वापस मिलके कितना हो गए 2I। ये I और ये I जंक्शन G पे मिलके वापस कितना बनेंगे 2I, और ये I और ये I मिलके वापस यहां कितना बनेंगे 2I। तो टोटल करंट फिर से यहां से कितना फ्लो करना चाहिए 6I, 2I प्लस 2I प्लस 2I, तीनों ट्वाइस I हैं, तो तीनों मिलने के बाद टोटल करंट कितना बनेगा 6I। ऊपर देखिए टोटल कितना एंटर कर रहा था 6I, तो कितना लीव करेगा जंक्शन H को 6I, राइट, गॉट इट। नाउ potential difference across diagonally opposite corners, potential difference across A and H, उसको अगर हम नाम दें VAH, that should be equal to total current कितना है 6I, total resistance कितनी है R, let it be equation number 1, isn't it। अब ये मेन लॉजिक है बेटा, जिन पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, आपने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस R है, अगर टोटल करंट आपको पता तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड H, isn't it। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कीजिए, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, एक चीज और, यहां पे जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है, यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, तो अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो आप VAH की जगह आप EMF भी लिख सकते हैं, उस बैटरी का EMF, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अदरवाइज E इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 6IR, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी बैटरी की तो E इज इक्वल टू 6I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r रहेगा। एनीवे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, उसका EMF आपको गिवन है, उस EMF को आप इक्वेट करेंगे 6I इंटू कैपिटल R के। बात एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AH कहें या यहां पे जो बैटरी कनेक्टेड है उसका EMF कहें, बिकॉज EMF इटसेल्फ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, राइट। ऑल्सो VAH एक और तरीके से, दो बार अलग अलग तरीके से VAH की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, अपने आप कैपिटल R की वैल्यू आएगी। अब VH दोबारा डिटरमिन करना है A और H के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कोई एक पाथ चूज कीजिए, सपोज मैं ट्रेवल करता हूं A टू B टू C टू H, सो ऑल्सो मूविंग अलोंग A B C H, तो VAH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड H, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड C प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड H, इजंट इट। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इस ब्रांच पे करंट देखो कितना है, ट्वाइस I, रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, ट्वाइस I इंटू स्मॉल r, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, तो यहां करंट I है, रेजिस्टेंस स्मॉल r, अक्रॉस CH, यहां फिर से करंट ट्वाइस I, रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5I इंटू स्मॉल r। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड H कितना आ गया 5I इंटू स्मॉल r। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन नंबर 2 भी VAH की वैल्यू दे रही है, इक्वेशन नंबर 1 भी। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, वी गेट, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 6IR मस्ट बी इक्वल टू 5I इंटू स्मॉल r, 6I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 5I इंटू स्मॉल r, I और I कैंसल आउट हो गए, तो यहां से आपको कैपिटल R की वैल्यू आ रही है, that is 5/6 times small r. What is small r? Small r is the resistance of each branch कहिए, each edge कहिए, या each small wire, जो 12 वायर्स आपने कनेक्ट किए हैं, अगर हर एक वायर के रेजिस्टेंस स्मॉल r है
तो डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 5/6 टाइम्स स्मॉल आर, 5/6 टाइम्स स्मॉल आर। तो याद रहेगा बेटा। तो क्यूब के जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, आप ध्यान से सुनिएगा, स्केलेटन क्यूब के क्वेश्चंस आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हर एक ब्रांच से करंट फ्लो करता हुआ दिखाइए। अभी और एग्जांपल्स लेता हूं। हर एक ब्रांच से करंट दिखाइए, टोटल रेजिस्टेंस को R लिखिए, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस चाहिए उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, कितना होगा? दैट इज टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। यहां टोटल करंट 6 आई है इनटू कैपिटल R। फिर बीच में कोई और पाथ चूज कीजिए, पूरा क्यूब नहीं कंसिडर करना है, कोई एक पाथ, चाहे वो ABCH जो मैंने कंसिडर किया, चाहे आप ADCH लेते, चाहे आप ADEH लेते, कोई भी ले लीजिए। तो उस पाथ के लॉन्ग टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करते हुए देखो VAH कितना आ रहा है उन दो पॉइंट्स के क्रॉस। जैसे इस केस में आया 5I इंटू स्मॉल आर। बस इन दोनों को इक्वेट करोगे तो कैपिटल R की वैल्यू अपने आप इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r आ जाएगी, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे यह कि करंट को डिनोट करने के लिए वेरिएबल एक ही था मेरे पास, I, और दोनों साइड से I कैंसल आउट हो गया। अगर करंट के वेरिएबल आपको एक से ज्यादा लेने पड़ते हैं, जैसे कि बाकी केसेस में लेने पड़ेंगे, तो आपने क्या करना, आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करके उन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। तो जब आप रिड्यूस करके फिर से इस तरह से दो अलग अलग तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, अपने आप कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, राइट। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगले केस में फिर से हमें स्केलेटन क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। हर ब्रांच की रेजिस्टेंस अगेन वही है स्मॉल r जो मैंने पहले बताई थी। पहले हमने डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब के क्रॉस डिटरमिन की, डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, और वहां निकल के आई 5/6 टाइम्स स्मॉल r। अब हमें डिटरमिन करनी है अक्रॉस डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम फेस। पूरे क्यूब के डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स नहीं, एक फेस के डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स। मे बी वो पॉइंट्स A और C हों, B और D हो सकते हैं, D और H हो सकते हैं, C और E हो सकते हैं, F और H हो सकते हैं, G और H हो सकते हैं, कोई भी डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम फेस। तो मैंने कौन से कॉर्नर्स चूज किए हैं? मैंने कॉर्नर्स चूज किए हैं A और C। मैं A और C के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, यहां पे करंट शो कीजिए, करंट फ्लो करवाइए, ठीक है। तो यहां से जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट पॉइंट C से बाहर आना चाहिए, यस और नो? जितना भी करंट पॉइंट A से एंटर करेगा, जब वो क्यूब से पूरा फ्लो करने के बाद बाहर आएगा तो किस पॉइंट से? C से। तो दोनों करंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, जब करंट पॉइंट A से एंटर करेगा उसके बाद ये करंट तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वन अलोंग AB, अनदर अलोंग AD, थर्ड अलोंग AF। क्या ये तीनों पाथ पे करंट सेम होगा या नहीं होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है क्या तीनों को एक जैसा रास्ता ट्रेवल करना है, तीनों एक जैसी रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेंगे, या तीनों अलग अलग पाथ ट्रेवल करेंगे और अलग रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेंगे। जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां करंट कम फ्लो करेगा। फिलहाल अगर हम देखें तो ये पाथ और ये पाथ एक जैसे दिख रहे हैं। जो इस पाथ पे करंट जा रहा है ये कम से कम 2 लेंथ ट्रेवल करेगा तो C तक पहुंचेगा, ये भी कम से कम 2 लेंथ ट्रेवल करेगा तो C तक पहुंचेगा, ठीक है। या ऐसा कहो इस पाथ का करंट A से ट्रेवल करके जैसे B तक पहुंचा तो ये ठीक एक लेंथ दूर रहा C से, तो ये करंट D पे आया तो ये भी एक लेंथ दूर है C से। पक्की बात है ये दोनों करंट बराबर होने चाहिए, तो क्योंकि इन दोनों को एक जैसा पाथ फॉलो करना, आगे एक जैसी रेजिस्टेंस एनकाउंटर कर रहे हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इन दोनों करंट्स को मैंने नाम दे दिया X एंड X, राइट। सपोज इस करंट को मैं नाम दे देता हूं Y। अब ये करंट Y कहां पहुंचा? जंक्शन F पे। F देखो पूरे क्यूब में C का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, तो पक्की बात है F पे जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सिमेट्रिक होगी, या वैसे कहिए, या इस तरह से देखिए F पे आके जब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक G की तरफ गया, एक H की तरफ गया, आगे इस करंट का टारगेट है पॉइंट C तक जाना, तो पॉइंट C तक जाने के लिए दोनों का पाथ सिमेट्रिक है कि नहीं? ये एक लेंथ ट्रेवल करके G पे पहुंचा, G किसी एक फेस पे D का, किसी एक फेस पे D का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, और ये करंट ट्रेवल करके E पे आया तो ये किसी दूसरे फेस पे C का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है। तो पक्की बात है ये दोनों करंट बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों y/2 और y/2 होंगे, इजंट इट? बट सिंप्लिसिटी के लिए इन दोनों को मैं y रखता हूं, इन दोनों का नाम y देता है, तो इस करंट को हम नाम दे देते हैं 2y। तो देखिए बेटा यहां पे टोटल करंट कितना हो जाना चाहिए? 2 टाइम्स x प्लस y होगा कि नहीं?
2x और 2y, तो टोटल करंट कितना हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई, राइट। अब बेटा ये वाला करंट जंक्शन डी पे आके फिर पॉसिबिलिटी है दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रैक्टिकली नीचे यहां बिल्कुल करंट नहीं आने वाला, ये मुझे पता है, ठीक है। फिलहाल मान लीजिए आपको नहीं पता कि यहां करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, आप अपने से कोई करंट इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए करंट Z यहां नीचे फ्लो कर गया, X में से कितना करंट नीचे फ्लो कर गया Z, क्योंकि इसको अब दो पाथ पे ट्रेवल करना था, एक DC पे, तो ये डायरेक्ट अपने टारगेट C पे पहुंच गया, दूसरा लंबे वाले पाथ से ट्रेवल करके आ रहा है, तो जो लंबे वाले पाथ से आ रहा है उसको नाम दिया Z, तो जो छोटे वाले पाथ से जा रहा है उसको नाम दे दिया X माइनस Z, क्योंकि टोटल कितना था X। तो करंट लॉ से पता चला अगर X में से Z यहां गया तो यहां कितना होना चाहिए X माइनस Z, राइट। इस X के साथ भी सेम, ये भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जंक्शन B पे आके एक छोटे पाथ पे आ रहा है C की ओर और एक लंबे पाथ पे जा रहा है, तो लंबे पाथ वाले को अगेन नाम दे देते हैं Z, दोनों को एक जैसा पाथ ट्रेवल करना है। ये भी एक लेंथ ट्रेवल करके E पे पहुंचा, E किसी एक फेस पे C का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, और ये करंट भी एक लेंथ ट्रेवल करके G पे पहुंच रहा है और G किसी दूसरे फेस पे C का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को नाम दिया Z, तो पक्की बात है ये X माइनस Z, तो ये भी कितना होना चाहिए X माइनस Z, राइट। ये Z और Y यहां आके मीट किए जंक्शन E पे, तो जंक्शन E से दोनों कंबाइन करके आगे Y प्लस Z यहां आया। सिमिलरली ये भी, ये दोनों करंट कंबाइन करेंगे तो GH पे भी कितना फ्लो करेगा Y प्लस Z। ये दोनों Y प्लस Z कंबाइन करके यहां आ गए, तो यहां करंट कितना हो गया 2 टाइम्स Y प्लस Z, राइट। यहां से कितना है X माइनस Z, तो ये हो गया 2 टाइम्स X माइनस Z प्लस 2 टाइम्स Y प्लस Z, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल करंट फिर से कितना हो जाना चाहिए 2 टाइम्स X प्लस Y, तो इसी के बराबर आ रहा है जितना करंट एंटर कर रहा था। तो यहां पे वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपकी करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन सही भी है कि गलत है, क्योंकि देखिए फाइनली जब मैंने करंट यहां पहुंचाया तो वापस कितना हो चुका है 2 टाइम्स X प्लस Y, तो इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे करना क्या है, अगेन वही पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करेंगे A और C के क्रॉस, जैसा हमने पिछले केस में किया था। वहां A और H के क्रॉस किया था, यहां A और C के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू R, यहां तो टोटल करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R। अब हमें यहां रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है क्रॉस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो मान लीजिए इस टोटल रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल R, हर एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, और साथ ही साथ हम करंट थ्रू ईच ब्रांच भी डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है। ये दोनों काम हो सकते हैं, बट करंट थ्रू ईच ब्रांच डिटरमिन करने के लिए यहां पे आपको गिवन होना चाहिए कि आपने टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कितने वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की है, राइट। तो एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, फिर एक बार कोई एक पाथ चूज करेंगे सर्किट के अलोंग, कोई एक पाथ, चाहे तो ये लंबा वाला चूज करो चाहे छोटा वाला चूज करो, किसी एक पाथ के अलोंग, वहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करके पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करेंगे बिटवीन A एंड C। एक बार डायरेक्ट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, करंट वाले वेरिएबल कैंसिल आउट होंगे, तो हमें कैपिटल R की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। बट पिछले केस में बेटा करंट के लिए एक ही वेरिएबल था I, अब यहां तीन वेरिएबल्स हैं, तो इन तीन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना जरूरी है, तो हमें कम से कम दो इक्वेशंस यहां KVL को यूज करके, मैश लॉ भी कहते हैं बेटा KVL को, KVL इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैश लॉ या लूप लॉ, या हम इसको कई बार मैश एनालिसिस भी कहते हैं। तो हम मैश एनालिसिस अप्लाई करके हम कोई दो लूप कंसिडर करेंगे, दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे जो x, y और z को आपस में रिलेट करेंगे, इन तीनों को रिड्यूस करेंगे किसी सिंगल वेरिएबल में। तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वी शैल अप्लाई KVL और मैश लॉ टू क्लोज्ड लूप। जब भी KVL आपको अप्लाई करना, आपको कोई ना कोई क्लोज लूप चूज करना पड़ेगा। हाँ, ये क्लोज लूप हम नहीं चूज कर सकते क्योंकि ये सारे वेरिएबल ही कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर मैं ये वाला क्लोज लूप चूज करूं, ये वाला ADEFA, तो अप्लाइंग KVL टू क्लोज लूप ADEFA, क्लोज लूप ADEFA। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। पहले A से स्टार्ट करते हैं। A टू D के बीच में रेजिस्टेंस स्मॉल r, करंट X, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा I इंटू R, X इंटू स्मॉल r, क्योंकि हर ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था जब हम करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो IR को नेगेटिव लिया जाता है।
आइए डी टू ई के बीच में फिर से करंट के डायरेक्शन में है, फिर नेगेटिव होगा, करंट है जेड और रेजिस्टेंस है आर, तो माइनस जेड इंटू स्मॉल आर। फिर यहां से ई से एफ के बीच में, तो यहां करंट वाई, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बट आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। फिर यहां से एफ टू ए, तो ये होना चाहिए ट्वाइस वाई करंट हो गया, रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अगेन आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, इजंट इट। अब बेटा स्मॉल आर को लीजिए कॉमन, देखते हैं अंदर क्या बचा हमारे पास, x माइनस जेड और यहां से y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इस r को उठा के नीचे ले आओ, ये सारा का सारा 0 हो गया। अब यहां से x, z, y किसी एक की वैल्यू डिटरमिन कर लो, ठीक है। तो सपोज मैं यहीं पे एक वेरिएबल एलिमिनेट करता हूं, मैं z को एलिमिनेट करता हूं, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको राइट साइड ले जाइए, तो x माइनस 3y, तो z इज इक्वल टू x माइनस 3y, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हमने एक वेरिएबल तो एलिमिनेट कर दिया, अब जहां जहां z होगा उसकी जगह वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x माइनस 3y। अब बेटा इसके बाद एक वेरिएबल और हमें एलिमिनेट करना, दोनों में से कोई एक, तो हमें कोई एक लूप और यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, तो हम ये सामने वाला लूप लेते हैं बेटा, 2y y z, हाँ बैक साइड वाला और ये वाला लूप एक जैसे हैं, बैक फेस वाला लूप और ये वाला, इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसको और टॉप और बॉटम वाला लेने का कोई फायदा नहीं है, सारे वेरिएबल अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम लेते हैं राइट साइड वाला फेस, क्लोज लूप बी सी एच जी बी। सो अगेन वी शैल अप्लाई केवीएल टू क्लोज्ड लूप बी सी एच ई, सॉरी बी सी एच जी बी, बी सी एच जी बी। चलिए बेटा क्विकली अप्लाई करते हैं केवीएल। तो बी टू सी के बीच में करंट कितना है, एक्स माइनस जेड, रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो एक्स माइनस जेड इंटू स्मॉल आर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। अब हाई पोटेंशियल टू लो आ रहे हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए, या हमारी साइन कन्वेंशन क्या कहती है, जब आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव। फिर सी टू एच, आप करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। करंट कितना है, 2 टाइम्स y प्लस जेड और रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। फिर चलिए बेटा H टू G, तो यहां पे भी करंट y प्लस जेड, रेजिस्टेंस स्मॉल आर और करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। फिर वापस चलिए G टू B, करंट है Z, रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और चूंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, सो प्लस करके इक्वल टू 0। अब आप बेटा स्मॉल आर को लीजिए कॉमन, यहां से देखो x a की टर्म में आ रहा है तो माइनस एक्स, z देखते हैं कहां कहां, माइनस जेड, सॉरी माइनस नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस जेड प्लस 2z प्लस जेड प्लस जेड, तो ये हो जाएगा प्लस 5z y, 2y प्लस y प्लस 3y, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस r को उठा के यहां ले आएंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब आप यहां देखिए बेटा माइनस एक्स प्लस 5z, तो z की वैल्यू यहां से उठाइए, दैट इज x माइनस 3y प्लस 3y शुड बी इक्वल टू 0। यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज की फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, माइनस एक्स प्लस 5x कितना हो गया, 4x, 5 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 15y प्लस 3y, माइनस 15 प्लस 3, तो कितना हो जाना चाहिए, माइनस 12y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 12y, 4 इंटू 3 इज 12, दैट सिंपली मीन्स x इज इक्वल टू 3y। तो ये रिलेशन आ गया जो x और y को रिलेट कर रहा है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, फाइन। अब इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, z था x माइनस 3y और x की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ रही है, 3y माइनस 3y, तो z इज इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। याद कीजिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं जानता हूं इस पाथ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, बट अगर आपको नहीं भी पता आप मार्क कीजिए, अपने आप जब आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास अपने आप z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0। तो z तो गायब हो गया, z 0 हो गया और x किसके इक्वल है, 3y के इक्वल। अब हम x और y को रिलेट कर चुके हैं, तो x, y और z
तीनों की वैल्यूज किसी सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ सकती है अब, राइट। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी। इसको मैं नाम देता हूं VAC। तो टोटल करंट कितना बेटा, 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x की जगह, अभी अभी वैल्यू हमने निकाली थी x की, 3y प्लस 3y इंटू कैपिटल R एंड और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, 3 प्लस 3 9 इंटू 2 18 टाइम्स कैपिटल R। ठीक है, सॉरी 18YR, it is 18y capital R. Let it be equation number 4. Fine. Also moving along, अब दोबारा VAC निकालो, कोई एक पाथ चुनो सर्किट के लॉन्ग, पूरा क्यूब नहीं चूज करना, कोई भी आप चुनो, तो बेटर हम छोटा पाथ ही चूज करते हैं, बड़ा क्यों चूज करें। सो मूविंग अलॉन्ग ABC, अगर आप ABC के अलॉन्ग मूव करते हुए चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। तो A और B के अक्रॉस कितना है, X इंटू R, और B और C के अक्रॉस कितना है, X माइनस Z इंटू R, इजंट इट। अब Z की वैल्यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं 0 है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ट्वाइस XR। यस और नो, कितना हो गया, ट्वाइस XR। अब x की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहां डिटरमिन की थी, x इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा 6y स्मॉल r। तो VAC की वैल्यू आ गई 6y स्मॉल r। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, समझ आया। तो आपने VAC को डिटरमिन किया दो अलग अलग तरीके से, एक बार टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब को कंसिडर करके, दूसरी बार आपने बीच से कोई एक शॉर्ट पाथ चूज किया इस सर्किट के अलॉन्ग, तो वहां से आपने डिटरमिन की। तो यहां से वैल्यू निकल के आ रही है 18YR और यहां से निकल के आ रही है 6y स्मॉल r। नाउ फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 व्हाट डू वी गेट, वी गेट, लेट्स सी, 18y इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 6y इंटू स्मॉल r। y कैंसल आउट हो गए, 6 3 18, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये 3R तो नहीं आता। अब क्या करें, कहीं ना कहीं पे बेटा कुछ एरर हो गया हमसे। चलिए जरा फिर से देखते हैं, 2 टाइम्स x प्लस वाई, x इज 3y। आई एम सॉरी बेटा, यहां कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे, तो हम इसे दोबारा करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x है 3y प्लस वाई इंटू आर। मैंने गलती से यहाँ 3y, गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी की वजह से कुछ एरर हो गया मुझसे। तो चलिए 4y इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 8y कैपिटल आर। यस, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं बेटा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जहां मैंने गलती से 18 लिख दिया था, इट शुड बी 8y इंटू आर। अब आप इसको कैंसल आउट करो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, सो कैपिटल आर कम्स आउट टू बी 3/4 टाइम्स स्मॉल आर, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके बाद बढ़ता हूं नेक्स्ट केसेस पे। बट बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन और भी था, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते थे। किस तरह से, देखिए ये तो आपको समझ आ गया। ये क्यूब मैं आपके सामने दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं। ABCDEFG एंड H, ठीक है। तो अब मैं इस क्यूब को दोबारा रीड्रॉ करके देख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा, टोटल करंट जो भी आया वो यहां से एंटर किया, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां तीसरा हिस्सा गया यहां। ये दोनों पाथ सिमेट्रिक है, पक्की बात है। अगर यहां करंट x है तो यहां पे भी करंट x ही होगा। अब ये करंट x को ट्रेवल करते हुए यहां जाना है पॉइंट C तक, ठीक है। अब मान लीजिए यहां करंट y फ्लो कर गया, अब यहां पे भी 3 पाथ है, तो पक्की बात है नीचे से करंट y ही आ रहा होगा। सिमेट्री कंसीडरेशंस को देखें अगर हम, तो ये भी सिमेट्रिक पाथ है, यहां से करंट x फ्लो करता हुआ आया। अब यहां जाके ये टोटल करंट, अब मैं यहां 2y नहीं लिख रहा हूं बेटा, x
2x प्लस वाई आ गया टोटल करंट, ठीक है। तो यहां पे भी 2x प्लस वाई होना चाहिए। x और x तो यहां आके मिल गए, तो पक्की बात है नीचे से भी कितना आया होगा, y। तो अगर ये y यहां आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो हिस्सों में, तो ये दोनों पाथ वापस यहां आके, क्योंकि यहां से आगे एक जैसा पाथ है, ये यहां आके मीट किए होंगे, तो पक्की बात है ये y/2 हो गया, ये y/2 हो गया, ये भी y, हाँ ये y/2 इधर ट्रेवल कर गया, ये वापस कंबाइन करके y बन जाएंगे। तो इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। बाद में भी हमने कैलकुलेट करके देखा इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो हम इस ब्रांच को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो अब ये सर्किट कुछ इस तरह का बना, ठीक है। अब पॉइंट ए और सी के अक्रॉस इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी R, तो एक रेजिस्टर हो गया 2R, इसकी R, इसकी R, एक 2R ये हो गया, ये दोनों पैरेलल में है। और ये तीसरा नेटवर्क ये भी इसके पैरेलल में है, इसमें ये R, ये R और ये भी R और R 2R, R और R ये भी 2R। जब ये 2R और ये 2R पैरेलल में होंगे तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट फिर से कितना हो जाएगा, R। अब R और R 3R, तो 2R और 3R आपस में पैरेलल में है। 2R और 3R आपस में पैरेलल में है। इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट डिटरमिन करके देखिए, वो फिर से वही आ जाएगा 3/4R, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे, राइट। बट ये सब जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट कुछ जगहों पे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ये टेक्निक अडॉप्ट कर पाएंगे। बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं भी है, अगर आप बिगिनर भी हैं, बस बेसिक लॉजिक्स याद रखिए, करंट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, केवीएल अप्लाई कीजिए, सारे करंट्स को सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करके पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग तरीके से डिटरमिन करें। एक बार टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, एक बार किसी एक पाथ के लॉन्ग, दोनों को आपस में इक्वेट करो, तो वहां से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल ही जाएगी, राइट। हाँ जी बेटा, तो अब हमें रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है अक्रॉस ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज। सेम एज, एक ही एज के, जैसे ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए डी ले लो, कोई भी पॉइंट्स। तो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ए एंड बी। तो ए से कुछ करंट एंटर किया, इसको टारगेट था बी तक जाना, यहां 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस पाथ की रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो सबसे यहां करंट अलग होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब इन दोनों पाथ पे मैंने बराबर करंट मार्क किया y, क्योंकि इन दोनों को एक जैसा पाथ ट्रेवल करना है b तक जाने के लिए। या ऐसा देखिए, एक लेंथ ट्रेवल करने के बाद ये पॉइंट d पे पहुंचा, d कैसा पॉइंट है b के रिस्पेक्ट में, इट इज डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऑन अ फेस, ऑन वन फेस। और ये भी एक लेंथ ट्रेवल करके f पे पहुंचा, ये किसी दूसरे फेस पे, बैक साइड वाले फेस पे b का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, तो पक्की बात है इन दोनों पाथ पे करंट बराबर आएगा, ठीक है। यहां से ये y दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये छोटा पाथ जो b की तरफ चला गया, दो लेंथ ट्रेवल करके b पहुंचेगा, इस पे मैंने करंट पहुंचाया z, और यहां पे जो लंबे पाथ पे आ गया ये y माइनस z। वैसे ये y भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये मिनिमम दो लेंथ ट्रेवल करके b तक जा सकता है, तो सिमिलरली इसको भी मैंने नाम दे दिया z, और दूसरे पाथ पे कितना आ गया, y माइनस z। ये y माइनस z और y माइनस z कंबाइन हो गए, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स y माइनस z, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स y माइनस z कहां पहुंचा, पॉइंट h पे। अब h से इसको दो पाथ पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, देखो b तक जाना है, दोनों पाथ सिमेट्रिक है, तो पक्की बात है करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो यहां पे भी y माइनस z आ गया, यहां पे भी y माइनस z। ये y माइनस z और ये z कंबाइन होके फिर से कितना हो गया, y। अब ये y माइनस z और ये z कंबाइन होके फिर से कितना हो गया, y। तो देखिए टोटल करंट जो यहां से आया था वो था x प्लस 2y, तो यहां पे भी टोटल करंट वापिस x प्लस 2y हो चुका है। तो कितने वेरिएबल्स करंट को लेके हमने यहां यूज किया, 3 वेरिएबल्स अगेन। तो इन 3 वेरिएबल्स को आपस में रिलेट भी करना है, और फाइनली हमें रेजिस्टेंस भी डिटरमिन करनी है अक्रॉस ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज। सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है। हर एक ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। मैं सब पे लिख नहीं रहा हूं, हर एक की रेजिस्टेंस है स्मॉल r ईच। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ करंट को लेके हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। तो सबसे पहले इन तीनों को आपस में रिलेट करना है, हमें इन तीनों को रिड्यूस करना है सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 अलग अलग लूप में KVL अप्लाई करेंगे और इन तीनों का रिलेशन डिटर्मिन करेंगे कि आपस में क्या है। सबसे पहले हम KVL अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ क्लोज लूप ABCDA, इस क्लोज लूप में, ठीक है, ABCDA। तो देखिए A टू B के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। यहाँ मैंने डायग्राम में लिखा नहीं है, बट हर एक आर्म की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r।
तो ए टू बी के बीच में रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, करंट हो गया एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक्स इंटू आर, इजंट इट? हाँ, नेगेटिव लेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशंस में मैंने बताया था जब हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो उस आई आर को हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर करंट के ऑपोजिट जाएं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस एक्स आर प्लस, अब बी टू सी के बीच में रेजिस्टेंस तो आर ही है, करंट वाई है, बट करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए प्लस वाई आर। सिमिलरली सी टू डी के बीच में प्लस जेड आर, डी टू ए के बीच में अगेन प्लस वाई आर, क्योंकि इन तीनों में प्लस इसलिए साइन यूज़ किया क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। चलिए अगले स्टेप में बेटा मैंने आर को लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2y हो गया, प्लस जेड इंटू आर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस आर को उठा के अगर मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ डिनोमिनेटर में, तो राइट साइड में 0 अपॉन आर क्या हो जाएगा, 0, वो तो 0 ही रहेगा, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो जब ये आ गया तो यहाँ से आप x की वैल्यू, x को दूसरी साइड ले जाएं तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड z आ चुकी है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y प्लस z, ठीक है? तो x तो एलिमिनेट हो गया बेटा, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y एंड z। अब हमें एक रिलेशन चाहिए जहाँ पे हमें y और z को हम रिलेट करें आपस में, तो हम उसके बाद क्लोज लूप चूज करने जा रहे हैं, DCHED। तो ये लूप है बेटा DCHED, राइट? अब यहाँ पे बेटा देखिए D टू C करंट Z, रेजिस्टेंस R, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव माइनस ZR। C टू H करंट Y माइनस Z, रेजिस्टेंस स्मॉल r। हाँ, करंट के ऑपोजिट है इसलिए साइन पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे आ जाओ H टू E में 2 टाइम्स Y माइनस Z इंटू R, और यहाँ से ऊपर चले जाओ करंट Y माइनस Z, रेजिस्टेंस वही R, सो प्लस Y माइनस Z इंटू R, ठीक है? अब यहाँ से फिर से हमने R को लिया कॉमन, तो यहाँ से आया माइनस जेड, ये y माइनस जेड, 2y माइनस जेड और y माइनस जेड, तो 4y माइनस जेड हो गया, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया प्लस 4 टाइम्स y माइनस जेड। अगेन इस r को उठा के यहाँ ले आओगे डिनोमिनेटर में, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ क्या बचा, माइनस जेड और माइनस 4z, दैट इज माइनस 5z प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो 5z क्या हो गया, 4y, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5y। तो यहाँ हम z को भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, राइट? और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड z थी, तो हमने 2 को उठा के 1 में सब्सटीट्यूट किया, तो x की वैल्यू हो गई 2y प्लस z, मतलब 2y प्लस 4/5y। तो ये सॉल्व करके आ गया 14/5y, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 14/5y, राइट? तो अब x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y पता है, z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y पता है, तो मतलब अब एक ही वेरिएबल हमारे पास रहेगा। जब हमारे पास x और z की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, तो x की जगह पे भी y की टर्म्स में वैल्यू पुट कर सकते हैं, z की जगह पे भी y की टर्म्स में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक ही वेरिएबल रहेगा करंट के लिए, दैट इज y। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स A एंड B। तो देखो यहाँ से टोटल करंट कितना आ रहा है, x प्लस 2y, और मान लीजिए वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी, वो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब अक्रॉस दीज 2 एंड्स इज R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, x प्लस 2y इंटू R होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, राइट? तो ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14/5y, वो पुट की, प्लस 2y इंटू R, इसको सॉल्व किया तो VAB की वैल्यू निकल के आ गई 24/5y कैपिटल R। फिर से वही VAB डिटर्मिन करेंगे, बट अब पूरा क्यूब ना लेते हुए बीच में कोई एक पाथ चूज करेंगे। अब कोई भी पाथ आप चूज कर सकते हैं, बट मैं ये सिंपलेस्ट ले रहा हूँ जिसमें A की लेंथ हमें ट्रेवल करना है डायरेक्ट A टू B। अब A टू B के बीच में रेजिस्टेंस R और करंट X, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x इंटू R, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 14/5y, पुट की हमने, तो ये आ गई VAB की वैल्यू। तो अब इक्वेशन नंबर 4 भी VAB दे रहा है, इक्वेशन नंबर 5 भी, दोनों को इक्वेट करो। जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास अपने आप वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R की, दैट इज 7/12 स्मॉल r। तो बेटा जब हमने डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स लिए क्यूब के, तो वहां रेजिस्टेंस कितनी आई थी, 5/6 टाइम्स स्मॉल r। डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स लिए थे पूरे के पूरे क्यूब के।
फिर जब हमने डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स लिए किसी एक फेस के, तब ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर निकल के आई 3/4 स्मॉल आर। पहले 5/6 थी, अब 3/4 थी इस केस में। और अब ये जो तीसरा केस हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे सेम ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज लिए, तो वहाँ रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है? 7/12 आर, राइट। तो बेटा यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें भी आप स्केलेटन क्यूब लेके चलेंगे, बट स्केलेटन क्यूब मेड फ्रॉम 11 आइडेंटिकल वायर्स। उसमें से एक वायर मिसिंग होगी, तो ये वाली वायर को हटा दो यहां से, ए और बी के बीच में जो वायर है उसको हटा दो। फिर ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आप डिटरमिन करके दिखाइए। समझ आई बात बेटा? उसके बाद आपने ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस डिटरमिन करके दिखानी है। हाँ, हिंट आपको दे देता हूं, अभी तक सभी केसेस में रेजिस्टेंस जो है पूरे क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो लेस देन स्मॉल आर आ रही है। किसी केस में 5/6 टाइम्स आई, किसी केस में 3/4 टाइम्स आई, किसी केस में 7/12 आई। लेकिन अब की बार न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब अब की बार कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से थोड़ी ज़्यादा आएगी। अभी तक सभी केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब एक ब्रांच की रेजिस्टेंस से कम आ रही है। तो लास्ट केस में आपने सिर्फ 11 वायर्स लेनी है, एक वायर हटा देनी है बीच से, ये जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम में आपको दिखाया है। तो आप इस वायर को हटा दीजिए। जैसे आप इस वायर को हटाएंगे आपके पास सिंपली 11 वायर्स बचेंगी। तो फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है बेटा? तो अब आपने क्या करना है, ये वाली वायर ए और बी के बीच में ये वायर हटानी है। इस वायर को हटाने के बाद अब आपने बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल क्यूब। ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये आपका होमवर्क है, ये आप अभी करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और दूंगा आपको होमवर्क के लिए। हाँ जी बेटा, इसके साथ ये 2 क्वेश्चंस आपने और सॉल्व करने हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, और मुझे सेंड कीजिए।